जो फर्स्ट एंटीबायोटिक, इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किसने किया था भाई? तो इसकी खोज बच्चों किया था वैक्समैन ने। किसने किया था भाई? वैक्समैन ने। WAKS, वैक्समैन, मैन। तो इसकी खोज वैक्समैन ने किया था भाई, जरूर याद कर लें। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था, इसकी खोज किसने किया था भाई? वैक्समैन ने किया था। और उसका नाम भाई क्या था? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो पहली बार पेनिसिलिन की खोज किया था। पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार पेनिसिलिन की खोज किया था। लेकिन जो स्ट्रेप्टोमाइसिन था, इसकी खोज या इसके बारे में सबसे पहली बार बताने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वैक्समैन। क्या नाम था भाई? वैक्समैन। ठीक भाई, ये पहला पॉइंट था आपका नोट का। दूसरा पॉइंट बच्चों होगा नोट करके, ऐसा बोला था कि एथिल अल्कोहल को, C2H5OH को, जो एथिल अल्कोहल होता है उसको बदलने वाला कौन होता है भाई? तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो C2H5 होता है, C2H5OH, इसको जब बदला जाता है C2H5OH को, जब हम बदलेंगे एसिटिक अम्ल में या एसिटिक एसिड में CH3COOH, तो इसका नाम होता है एसिटोबैक्टर। एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है बच्चों एसिटोबैक्टर। ये बच्चों जीवाणु होता है एसिटोबैक्टर, जीवाणु। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्कोहल को या एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो बच्चों क्या हो जाएगा? एसिटोबैक्टर जीवाणु। एसिटोबैक्टर जीवाणु हो जाता है जो एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में बदलता है, एसिटिक अम्ल में बदलता है। ये आपको जीवाणु का नाम रखना है एसिटोबैक्टर, इसका नाम होता है एसिटोबैक्टर। ठीक है भाई, आराम से नोट कर ले इसको, आगे चलते हैं। इसका नाम लिख लीजिए भाई, इसे बोलेंगे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इसके बारे में बच्चों को पता होगा। और इसका नाम होगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बोले या एसिटिक एसिड बोले, ये नाम होता है भाई। चलिए भाई, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ये कि पहली बार जो फर्स्ट एंटीबायोटिक, तो उसका नाम था भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया था भाई? वैक्समैन ने। किसने किया था? WAKS या मैन, वैक्समैन ने। जो बच्चे नए जुड़े हैं, अभी हो सकता है उनको एक आध दिन समय ना आए, फिलहाल कोशिश किया जाए उनको समय आए, थोड़ा सा एक आध दिन वो अभी रिदम में आएंगे तो उनको समय आने लगेगा, थोड़ा सा कोशिश करिए। अब इसके बाद मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा, केवल एक एक लाइन लिखूंगा तो आपको चीज समझ में आएगी। ठीक है, हो सकता है बच्चों को समझ आ रहा हो तो मैं सारा का सारा चीज एक बार लिख दे रहा हूँ। तो चलिए मैं एक एक पॉइंट अब लिखूंगा, बिल्कुल एक एक लाइन, तो आप लोग आराम से लिखते रहिएगा। चलिए, तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, पहली बार जो स्ट्रेप्टोमाइसिन थी उसकी खोज किया था भैया वैक्समैन ने। दूसरी बात यहाँ लिखा है एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या भैया? एसिटोबैक्टर। ठीक भाई, क्या नाम है? एसिटोबैक्टर। चलिए आगे चलते हैं भाई, अगला नाम देखते जरा क्या है, लिखेंगे अगला नाम ग्लूकोज को। अगला तीसरा पॉइंट अब लिखेंगे ग्लूकोज को, ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में कौन बदलता है? ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में कौन बदलता है? कौन बदलता है भाई? इसका आंसर हो जाएगा, यहां लिखा है ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में कौन बदलता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भैया लैक्टोबैसिलस। कौन बदलता है बच्चों? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया होता है, ये जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, यही बदलता है भाई, लैक्टोबैसिलस जीवाणु यही बदलता है। ठीक भाई, तो ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में कौन बदलता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु बदलता है। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट। इतना हो गया भाई। तो यहाँ पे पूछा जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में कौन बदलता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु बदलता है। बहुत सारे बच्चों को ग्लूकोज का फार्मूला भी नहीं पता होगा। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। जिन बच्चों को नहीं पता नोट कर लें, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है। तो ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में कौन बदलता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु बदलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे जीवाणु से होने वाले रोग। कौन कौन से रोग जीवाणु से होते हैं भाई? तो यहाँ हेडिंग डालेंगे जीवाणु से होने वाले रोग। आप लोग हेडिंग डालेंगे जीवाणु से होने वाले रोग। अगली हेडिंग है आपकी पहला नाम बच्चों हैजा। हैजा जिसको बोलते हैं भाई क्या? इसी को बोलते हैं कॉलरा।
कॉलेरा, कॉलेरा जैसे बोले भाई क्या, हैजा, ये रोग है और जिससे होता है उसका नाम होता है बच्चों विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, उसका नाम होता है विब्रियो कॉलेरी, ये नाम होता है भाई। तो कॉलेरा रोग भी क्या होता है, बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से, और उसका नाम भाई क्या है, विब्रियो कॉलेरी, पहला नाम। दूसरा नाम भाई डिप्थीरिया, 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 उसका नाम है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। इसका बच्चों नाम होता है कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये इसका नाम होता है भाई, ठीक है। तो पहला नाम हो गया डिप्थीरिया, पहला नाम हैजा, उससे भैया किसी होगा विब्रियो कॉलेरी से, दूसरा नाम डिप्थीरिया है, ये किसी होगा भैया कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से। ये रोग है, इसका नाम है रोग, इसका नाम भाई क्या, जीवाणु, किस जीवाणु से होता है, ये किस जीवाणु से होता है। अगला लिखेंगे क्षय रोग, क्षय रोग को बोलते हैं टीबी, टीबी को बोलेंगे ट्यूबरकुलोसिस। अगला है क्षय रोग या टीबी, ठीक भाई, टीबी लिखेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये नाम भाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक भाई। यहाँ पे हो गया जो क्षय रोग टीबी रोग है, ये होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। इतना नोट कर लें आप 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट बच्चों टिटेनस, टिटेनस रोग किससे होता है, टिटेनस, ये भी बच्चों जीवाणु से ही होता है टिटेनस, ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी से, क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, इसके रोग का कारण होता है बच्चों क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, बड़ी बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, टिटेनस रोग हो जाता है, तो टिटेनस भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है भाई, यहाँ पे हो गया टिटेनस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, इसके बाद 6 रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, हैजा, विब्रियो कॉलेरी, यहाँ पे ये सारे पॉइंट हो गए, ठीक भाई। चलिए आगे चलते, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। चलिए अगला देखते भैया, अगला नाम है प्लेग, प्लेग जो चूहों से फैलता था पहले, प्लेग, ये होता है बच्चों पास्चुरेला पेस्टिस से, उसका नाम होता है पास्चुरेला पेस्टिस, क्या नाम होता है भाई, पास्चुरेला पेस्टिस, या इसी को बोलते हैं यर्सीनिया पेस्टिस, इसी को पास्चुरेला पेस्टिस बोलें या बोलेंगे यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस, ये नाम होता है। इससे कौन सा रोग हो जाए भाई, प्लेग, ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है ये। एक लास्ट है टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड रोग, ये भी किससे होता है भाई, जीवाणु से होता है टाइफाइड, उसका नाम होता है बच्चों साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ये इससे होता है भाई, इस बैक्टीरिया के नाम से होता है साल्मोनेला टाइफी। यहाँ पे देखें टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ठीक भाई, इतना हो गया। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत बोरिंग लगती है, मतलब चीजों समझ तो नहीं आती हैं, लेकिन लगती बोरिंग है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बिना बने पेपर में जाएगा नहीं, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, पक्का है। थोड़ी सी चीजें बोरिंग जरूर है, ये सब कोई चीज कोई पढ़ाता नहीं, यार सब लोग छोड़ ही देते हैं, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा जरूर, बोरिंग जरूर है, बट आप पढ़िए जरूर, उसको नोट जरूर करिए भाई। चलिए इतना हो गया, तो चलिए आगे चलते थोड़ा सा। चलिए आगे देखते भाई, अब देखते हैं हम लोग वायरस के बारे में, विषाणु के बारे में, कि विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, उसके बारे में किसने बताया, तो थोड़ा देखते हैं हेडिंग डालेंगे आप लोग, विषाणु या वायरस। अगला है विषाणु, इसे बोलेंगे वायरस,
क्या बोलेंगे बच्चों? वायरस। विषाणु या वायरस। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट इसका, इसकी खोज सबसे पहले, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया? किसने किया था? इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था भाई? उनका नाम था इवानोवस्की। 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 तो यहाँ पे इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था भाई? इवानोवस्की। विषाणु की खोज सबसे पहले इवानोवस्की ने किया था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट यह है, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। यह सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है या कड़ी होता है। कड़ी माना जाता है। यह सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। दूसरा पॉइंट यहां पे हो गया। ठीक भाई, यह लिविंग, सजीव को बोलेंगे लिविंग, निर्जीव को बोलेंगे नॉन लिविंग। यह लिविंग और नॉन लिविंग बीच की क्या मतलब है? कड़ी या कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। अगला लिखेंगे, विषाणु को सबसे पहले, अगला पॉइंट, विषाणु को सबसे पहले, विषाणु को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में किसने देखा? विषाणु को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में, विषाणु को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में किसने देखा? उनका बच्चों नाम था W.M. स्टैनले। उनका नाम था W.M. स्टैनले। ये वैज्ञानिक का नाम भाई W.M. स्टैनले। यहाँ पे देख लें, सबसे पहली बार विषाणु को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में, रवे के रूप में देखने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था W.M. स्टैनले। जरूर याद करके जाइए। लेकिन सबसे पहली बार इसकी खोज करने वाले थे भाई कौन? इवानोवस्की। खोज किया था इवानोवस्की ने। लेकिन बाद में चल करके एक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जो वायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, यह बिल्कुल जैसे नमक का ढोका होता है, उसको आप फोड़ दीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे रवे के रूप में फैल जाता है। उसी के रूप में सबसे पहली बार क्रिस्टल के रूप में इसको देखने वाले वैज्ञानिक का नाम था W.M. स्टैनले। ये भी कई बार पूछा गया है कि W.M. स्टैनले सबसे पहले विषाणु को किस रूप में देखा था? तरल के रूप में, गैस के रूप में, भाप के रूप में, क्रिस्टल के रूप में। तो आंसर भाई क्या हो जाएगा? क्रिस्टल के रूप में सबसे पहली बार देखा था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि जो सजीव तथा निर्जीव के बीच की जो कड़ी माना जाता है, उसको किसको बोलते हैं? उसको विषाणु को बोला जाता है, वायरस को बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहली बार विषाणु को, सबसे पहले विषाणु की खोज किसने किया था? तो इवानोवस्की ने किया था। और अगर और क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो भैया किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ये सारे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं आपसे, इसको आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं भाई। इतना हो गया भाई? ठीक भाई, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विषाणु है ये किसके बने होते हैं? विषाणु और विषाणु को वायरस बोलते हैं। विषाणु किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? इसको भी आपको याद करके चलना अच्छे तरीके से। किसके बने होते हैं बच्चों? हमेशा या न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, या इसको हम सीधे बोल देते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के। न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो मतलब क्या होता है? न्यूक्लिक, इसको बोलेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन। इन्हीं दोनों चीज से मिलकर के ये बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर के विषाणु बना होता है। मतलब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या होगा भाई? या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। मतलब न्यूक्लिक अम्ल का मतलब होता है या तो डीएनए होगा इसकी बॉडी में या तो आरएनए। कभी दोनों नहीं होंगे, एक बार में एक ही पाया जाएगा, या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। ये बात समझ लें, विषाणु की बॉडी के अंदर केवल या तो आरएनए होगा या तो डीएनए, कभी दोनों नहीं पाया जाएगा। लेकिन हमारे शरीर में, हम लोगों में डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है। तो अगला पॉइंट लेंगे, विषाणु में क्या होता है या क्या पाया जाता है? विषाणु में क्या पाया जाता है? बच्चों लिख लें, या तो डीएनए, आंसर होगा या तो डीएनए या तो आरएनए, या तो डीएनए या तो आरएनए। दोनों में से कोई एक पाया जाएगा, या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। एक साथ दोनों कभी नहीं पाए जाएंगे विषाणु के अंदर। ये बात आपको याद करके चलना है भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए अगला लिखेंगे, पादप विषाणुओं में, जो पादप विषाणु होते हैं पौधे के ऊपर, पादप विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? पादप विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है?
अगर पादप में पूछा जाता है तो इसका बच्चों आंसर होगा केवल आरएनए। पादप विषाणुओं में बच्चों केवल आरएनए पाया जाता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि पादप विषाणुओं में मतलब प्लांट के ऊपर जो वायरस रहते हैं या प्लांट को अफेक्ट करने वाले वायरस होते हैं, जो प्लांट को परेशान करने वाले जो विषाणु होते हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है या कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है बच्चों? तो केवल आरएनए पाया जाता है उसमें, केवल आरएनए प्लांट वाले में। जबकि अगर हम एनिमल के बारे में पूछें, जंतु विषाणु में, जंतु के ऊपर जो विषाणु पाए जाते हैं उसमें बच्चों या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। डीएनए आरएनए में से कोई भी, ध्यान रखना है। पादप विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है बच्चों? केवल आरएनए, केवल आरएनए। अगला लिखेंगे बच्चों, जंतु विषाणुओं में, जंतु विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ, जंतु विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? क्या होता है? ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें या तो डीएनए होगा या तो क्या होगा भाई? आरएनए। मतलब इसमें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, कोई एक पाया जाएगा, या तो डीएनए या तो आरएनए। नोट कर ले इसको। या तो डीएनए या तो आरएनए, ये पॉइंट आप नोट कर ले, फिर आगे चलते भैया। नोट कर लेना। चलिए इतना हो गया। चलो आगे चलते, थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट हटा रखा है इसको। चलिए अब अगला हेडिंग डालेंगे, आप लोग लिखेंगे बैक्टीरियोफेज विषाणु क्या होता है? बैक्टीरियोफेज विषाणु में क्या होता है? अगला बैक्टीरियोफेज, 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 बैक्टीरियोफेज विषाणु में क्या होता है? बैक्टीरियोफेज विषाणु में क्या होता है? क्या होता है? तो बच्चों इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ये भी आप याद कर लें। इसमें हमेशा दोहरी झिल्ली वाला डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज एक विषाणु होता है, एक वायरस होता है, जिसके शरीर में दोहरी झिल्ली वाला डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसके बारे में क्वेश्चन हम कल आपको कराएंगे पूरा डिटेल्स। आज के बाद इतना याद कर लीजिए, कौन बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, कौन विषाणु से, जरूर याद कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भाई, ठीक है? इसको भी नोट कर लें, ठीक भाई। चलिए इतना हो गया। तो बैक्टीरियोफेज में कौन सा डीएनए पाया जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा बैक्टीरियोफेज विषाणु में कौन सा डीएनए पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड की डबल स्टैंडर्ड, एक हरी झिल्ली वाला कि दोहरी झिल्ली वाला? तो दोहरी झिल्ली वाला डीएनए पाया जाता है भाई। तो भाई जो बच्चे बिल्कुल नए हो सकता हूं, तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल कुछ नया चल रहा है, बिल्कुल खबरा रहे होंगे बिल्कुल, तो परेशान ना होगी भाई, नया वया नहीं चल रहा है, सब वही चल रहा है जो आपने कभी पढ़ा है। जब जिन बच्चों ने कभी नहीं पढ़ा होगा, जो वर्ड ही नहीं सुना होगा, तो हो सकता है उनके लिए कुछ नया लग रहा हो, ठीक है भाई? तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक दो तीन दिन आपको दिक्कत होती है, दो तीन दिन बाद अपने आप ये समझ आने लगती है, ठीक है? कल जब हम इसका क्वेश्चन कराएंगे पूरा ढेर सारा, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा आगे डालते हैं और लिखते हैं जरा आगे आगे। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग कि विषाणु से होने वाले रोग, हेडिंग डालेंगे विषाणुओं से होने वाले रोग। हेडिंग है विषाणुओं से होने वाले रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग, ये आपकी हेडिंग है, विषाणुओं से होने वाले रोग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन भाई पूछा जाएगा। चलिए देखेंगे जरा पहला रोग, पहला नाम है भाई, लिखेंगे चेचक। पहला नाम भाई चेचक, ऐसे करके लिखेंगे चेचक, चेचक। इसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। क्या बोले भाई? स्मॉल पॉक्स, चेचक। तो चेचक जो है एक विषाणु से होने वाला रोग है, चेचक, और इसके विषाणु का नाम होता है वेरियोला वायरस। इसके विषाणु का नाम होगा भैया वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस या वेरियोला विषाणु, वेरियोला वायरस या वेरियोला विषाणु, जरूर याद रख जाइए। स्मॉल पॉक्स चेचक एक विषाणु से होने वाला रोग है, और उस विषाणु का नाम भाई क्या है? वेरियोला वायरस, वेरियोला विषाणु। चलिए दूसरा लिखेंगे, दूसरा चिकन पॉक्स, दूसरा बच्चों है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, नाम है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। इससे इसको जो फैलाता है, जो वायरस होता है, उसका नाम होता है वायरिसेला वायरस, उसका नाम होता है वायरिसेला, वायरिसेला वायरस या वायरिसेला विषाणु, ये नाम याद करिए,
वेरिसेला, ऐसे आते रहेंगे। यहाँ सी है, यहाँ सी है। चिकन पॉक्स, वेरिसेला, चिकन पॉक्स, वेरिसेला, स्मॉल पॉक्स, वेरियोला। नाम 4 बार आते हैं, याद हो जाएगा। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इन्हीं दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, वेरिसेला, वेरियोला, वेरिसेला में। ठीक है भाई, तो याद करें, बिल्कुल क्लियर करके। अगला लिखेंगे मीजल्स, इसको खसरा बोलते हैं, मीजल्स, 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 इसी को भाई खसरा बोलते हैं, खसरा, मीजल्स, मीजल्स। इसके वायरस का नाम होता है रूबियोला वायरस, रूबियोला विषाणु या रूबियोला वायरस, जरूर याद करें भाई। रूबियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, वेरियोला वायरस, ये सब ऐसे ही क्वेश्चन है, जब आएंगे तो दिमाग एकदम हिल जाएगा। तो थोड़ा सा बिल्कुल पेशेंस के साथ याद करके चलिए। चलिए भाई, मीजल्स हो गया यहाँ पे। अगला लिखेंगे भाई, अगला मम्स, गलसुआ, मम्स, इसको बोलते हैं गलसुआ, गाल के बगल में सूजन आ जाना, गलसुआ, या इसे बोलेंगे मम्स, मम्स, मम्स। ये सारे सारे विषाणु से होने वाले रोग है भाई, विषाणुओं से होने वाले रोग हैं मम्स। लेंगे पैरामिक्सो वायरस, इसके विषाणु का नाम होता है बच्चों पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। जो बच्चे नए हो सकते हैं उनको इंग्लिश ना समझ में आ रही हो, अगर आपके पास बुक हो, किताब हो, तो आप जरूर जाके देखिए। बिल्कुल इसकी हिंदी और अंग्रेजी बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। हमने केवल इंग्लिश लिख दिया है, ये बिल्कुल ऐसे ही हिंदी में लिखा जाएगा, बिल्कुल सेम हिंदी में लिखा जाएगा ये। ठीक है भाई, तो जो बच्चे का हो सकता है नए हो तो थोड़ा इंग्लिश लिख रहे हैं, इंग्लिश में बिल्कुल सेम हिंदी है, आपकी बुक में देखिए आप, बिल्कुल वैसे समझ आएंगे आपको। ठीक है, चलिए ये 4 पॉइंट आप लिख लीजिए, फिर आगे चलते भाई। एक नाम और है डेंगू बुखार, डेंगू का नाम आपने सुना होगा, डेंगू बुखार, डेंगू बुखार, डेंगू फीवर। जो लोग कहते हैं डेंगू हो गया है, डेंगू, तो वही है डेंगू भैया। ये मच्छर से फैलता है डेंगू फीवर, मच्छरों से फैलता है ये डेंगू फीवर। तो लिख लेंगे भैया, उसका नाम होता है अरबो वायरस। इस वायरस का नाम होता है बच्चों अरबो वायरस, अरबो वायरस, नाम है अरबो वायरस, सेम हिंदी सेम है, अरबो वायरस। लिख लीजिए अरबो वायरस। 1 2 3 4 5 नाम हमने आपको यहाँ बताए भाई। चलिए एक नाम और लिख लेंगे, अभी 2 3 नाम और हैं। ठीक भाई, इतना हटाएं, इतना पहले नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई नोट कर लेना, फिर आगे चलते हैं। कुछ नहीं। ठीक है भाई, चले आगे, चलिए हो गया होगा आगे। चलिए एक नाम और लिखेंगे एड्स, एक नाम होता है बच्चों एड्स, एड्स। जो बच्चों एड्स होता है ये किससे होता है बच्चों, ये होता है रेट्रो वायरस से। इसका नाम होता है रेट्रो विषाणु, रेट्रो विषाणु, या इसको ऐसे लिखेंगे रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस। ये भी आप याद करके जाइएगा कि जो एड्स होता है ये भी किससे होता है भैया, रेट्रो वायरस, रेट्रो विषाणु से होता है। ठीक है, एक नाम होता है बच्चों रैबीज, रैबीज उसका नाम है, इसको बोलेंगे रैबीज। तो रैबीज बच्चों की किससे होता है, विषाणु से होता है, कुत्तों को काटने से होता है भाई रैबीज। ठीक है, रैबीज, रैबीज। और इसके वायरस का नाम होता है बच्चों रैबिडो वायरस। क्या नाम भाई, इसके वायरस का नाम होता है रैबिडो वायरस, रैबिडो विषाणु या रैबिडो वायरस होता है। तो वायरस का नाम जरूर याद कर जाइए, और वायरस का नाम नहीं याद होता तो केवल आप इतना याद करिए कि ये किससे होता है भाई। एड्स विषाणु से होने वाला रोग है, रैबीज विषाणु से होने वाला रोग है। ऐसे आप सीधे याद कौन कौन से विषाणु से होते हैं भाई। कैंसर, एक नाम होता है बच्चों कैंसर, कैंसर बच्चों किससे होता है, ये भी विषाणु से होने वाला रोग होता है, विषाणु से, उसको भी याद कर लें। कैंसर भी विषाणु से होने वाला रोग है, एड्स भी विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक भाई, एक नाम और होता है बच्चों पीत ज्वर, पीत ज्वर, इसको बोलते हैं बच्चों येलो फीवर, येलो फीवर, पीत ज्वर, येलो फीवर। ये भी बच्चों किससे होता है, ये भी होता है भैया विषाणु से, वायरस से। इसको भी याद कर लें, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पीत ज्वर किससे होता है भैया, विषाणु से, वायरस से होता है। इसको भी नोट कर लें। चलो कितना हो गया, चलिए आगे चलते हैं। चलो भाई आगे चलते, इतना हो गया होगा, आगे चलते बच्चों, आगे। अब एक नाम बच्चों आता है वायर वाइड, एक नाम होता है बच्चों वायर वाइड। ठीक है भाई, वायर वाइड, वायर वाइड से कौन सा रोग होता है, एक नाम होता है बच्चों वायर वाइड,
वायरवाइट्स, इसका नाम होता है वायरवाइट, वायरोवाइट्स, वायरवाइट्स, ठीक भाई, इसका नाम होता है। इससे बच्चों कौन सा रोग होता है जरूर याद कर लें, कौन सा रोग, इससे होता है बच्चों पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इसको बोलते हैं, ऐसे लिखेंगे पीएसटीबी, शॉर्ट में कभी कभी ऐसे लिखा जाता है। पीएसटीबी का पूरा नाम बताइए। इसका बच्चों नाम होता है पोटैटो, आलू में होने वाला रोग है पोटैटो स्पिंडल, इसके आलू में जो ट्यूबर होता है, आपको पता है ट्यूबर होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, डिजीज ये होता है भाई, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इससे जो होने वाला रोग है भाई वही होता है, ठीक है, वही होता है, इसको याद कर लें। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किससे होता है, वायरवाइट से होता है, यह रोग वायरवाइट से होता है बच्चों, जरूर याद कर लीजिए क्योंकि बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। एक रोग और होता है इससे, उसका नाम होता है बच्चों क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम स्टंट रोग, स्टंट रोग, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्राइसैंथेमम स्टंट रोग, ये प्लांट का नाम है, क्राइसैंथेमम पौधे का नाम है, पूछा गया क्राइसैंथेमम पौधे में स्टंट रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है बच्चों, तो वो होता है वायरवाइट की वजह से, जरूर याद करके जाइए भैया। वायरवाइट रोग से, वायरवाइट से दो रोग होता है, फिर से याद कर लें, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग होता है, क्राइसैंथेमम स्टंट रोग होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, ठीक भाई। चलिए ये तो आपका हो गया वायरवाइट, वायरवाइट का नोट कर लें इसको। तो वायरवाइट से होने वाले दो रोग हैं, इससे भाई कितने रोग हो गए, दो रोग, इससे दो रोग होते हैं, पीएसटीबी जिसको बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, दूसरा हो गया क्राइसैंथेमम स्टंट रोग। ये सारे के सारे रोग बिल्कुल याद कर लीजिए, रट डालिए, ठीक है भाई। चलो इतना हो गया होगा बच्चों, बस एक नाम आपको और लिखना है प्रियांश के बारे में, प्रियांश से कौन सा रोग होता है बच्चों। आप लोग अपनी बुक से, जो बाल भारती की जो बुक है जिन बच्चों के पास है या किसी भी राइटर की है, आप वहां पे जीवाणु और विषाणु के बारे में जरूर पढ़ डालिए भाई। जीवाणु से होने वाला कौन सा रोग है पौधों में, और विषाणु से होने वाला कौन सा रोग मैंने बता दिया है, जरूर पढ़ डालिए क्योंकि उसके बिना पेपर नहीं बनेगा, पेपर में आएगा जरूर, अपने बुक से आप जरूर मेंशन कर लें। चलिए भाई अब हम देखते हैं दूसरा एक नाम और है जिसको बोलते हैं प्रियांश, जिसका नाम होता है बच्चों प्रियांश, क्या नाम भाई, प्रियांश, क्या नाम है, प्रियांश। बच्चों इससे जो रोग होता है, इससे भी दो रोग होते हैं, इससे भी दो रोग होते हैं, ठीक है। पहला होता है, इसको बोलते हैं कुरु डिजीज, कुरु रोग, कुरु रोग, इसको बोलते हैं कुरु रोग, या इसी को बोलते हैं, या इसे बोलते हैं लाफिंग डेथ, हंसते हुए मरना, लाफिंग डेथ, इसी कुरु रोग को बोलते हैं बच्चों लाफिंग डेथ, हंसते हंसते मर जाना, ऐसा रोग हो जाए बिल्कुल हंसते हंसते आदमी मर जाए, ठीक भाई, उसी को बोलते हैं कुरु रोग। ये होता किसकी वजह से बच्चों, यह प्रियांश की वजह से होता है, प्रियांश की वजह से होता है, किसकी वजह से, प्रियांश की वजह से होता है। और इसी से एक रोग और होता है, इसी से मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज, मैड काउ रोग, गाय गाय बिल्कुल पगला करके मर जाए, तो मैड काउ रोग भी किसकी वजह से होगा बच्चों, प्रियांश की वजह से होता है। तो प्रियांश से दो रोग आएंगे, कुरु रोग या उसे बोलेंगे लाफिंग डेथ, दूसरा जो हो गया मैड काउ डिजीज या मैड काउ रोग, ठीक भाई। इतनी बात समझ आती है बच्चों को, नोट कर लेना। चलो इतनी बात समझ आती है, ठीक है, नोट कर लेना, फिर आगे चलते हैं। मतलब भाई इतनी बात समझ आई जितना हमने बताया, इसमें कोई समस्या किसी बच्चे को, थोड़ा सा ये सब बोरिंग चैप्टर है, पढ़ने का मन नहीं करता किसी का, लगता है ये सब बेकार है, लेकिन बेकार नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा भाई यहाँ से, एक क्वेश्चन जीवाणु से आएगा, एक क्वेश्चन विषाणु से आएगा, और एक क्वेश्चन आपके कवक से फंजाई से आएगा, ठीक भाई। तो नोट कर लेगा इसको। चलो भाई इसको हटा रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। अब हेडिंग डालेंगे कवक, फंजाई। तीसरा जो हमें पढ़ना है फंगस के बारे में, फंगस या इसे भैया क्या बोलते हैं, कवक। जरा कवक के बारे में देख लें। सबसे पहली बात, इसके अध्ययन को भैया क्या बोलते हैं, इसके अध्ययन को भैया बोलते हैं माइकोलॉजी। पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि कवक के अध्ययन को क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या बोलेंगे भाई, माइकोलॉजी। पहला पॉइंट आपका हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए जरा क्या है कवक के बारे में भाई, ठीक है। कवक के बारे में सबसे पहला पॉइंट यह बच्चों यूकैरियोट होता है, यूकैरियोटिक। ये कैसा होता है बच्चों, यूकैरियोटिक। दूसरा बच्चों ये कैसा होता है यूकैरियोटिक के साथ साथ परपोषी होता है, परपोषी, परपोषी होता है, यूकैरियोटिक परपोषी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बच्चों, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। एक क्लोरोफिलस नॉन क्लोरोफिलस होता है, मतलब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता इसमें, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता,
इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है भाई, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक भाई। अच्छा, ये परपोषी के साथ साथ परजीवी भी होता है, परजीवी, और यह मृतोपजीवी भी होता है, मृतोपजीवी, मृतोप, ठीक है, यह मृतोपजीवी, मरी गड़ी सभी चीजों पर भी ये उगता है भाई। तो परपोषी होता है, परजीवी होता है, मृतोपजीवी होता है भाई। जो कवक होता है ये तीनों होता है भाई, तीनों होता है ये। इसमें केंद्रक पाया जाता है, अगला पॉइंट, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये भी आप याद कर लें इतना पॉइंट। फिर से देखें भाई, मैंने कवक के बारे में क्या बताया, मैंने बोला कवक कहते हैं तो क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी बोलेंगे। कवक में भैया, कवक कैसा है, यूकैरियोट होता है। कवक कैसा होगा, यूकैरियोट होता है भाई, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, यूकैरियोटिक होता है ये, यूकैरियोटिक। यहाँ परपोषी होता है, हेटेरोट्रॉपिक, परजीवी होगा, पैरासाइट, मृतोपजीवी होगा, इसको बोलेंगे सैप्रोफाइट। इसके बाद क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता। इसके बाद इसमें केंद्रक पाया जाता है, जरूर याद रखिए भैया, इसमें केंद्रक पाया जाता है। चलिए, इतनी बात अगर हो गई तो आगे चले थोड़ा। अगला, इसमें भोजन, इसमें भोजन, इसमें भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ग्लाइकोजन। इसमें भोजन ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संचित होता है। इसमें भोजन ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संचित होता है, वसा के रूप में पाया जाता है। इसमें जो भोजन होता है बच्चों, वह ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में पाया जाता है। इसमें जो भोजन होता है वह ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में पाया जाता है। ठीक भाई, इतना नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, इतना हो गया। इतना हो गया तो आगे चले। चलो आगे चलते, थोड़ा सारा पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखेंगे इसकी कोशिका भित्ति, जो कवक होता है, जो कवक, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है बच्चों, किसकी बनी होती है, ये बनी होती है काइटिन की, काइटिन, यह बनी होती है बच्चों किसकी, काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये भी पॉइंट आप देख चाहिए, कवक की जो कोशिका भित्ति हो किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला, कवक विज्ञान के पिता, कवक विज्ञान के पिता या पितामह, कवक विज्ञान के पिता कौन है, कौन है बच्चों, उनका नाम है पी माइकेली। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवक विज्ञान के पिता का नाम बताइए, तो बच्चों उनका नाम है पी माइकेली। कवक विज्ञान के पिता का नाम पी माइकेली है। कवक विज्ञान के पिता का नाम पी माइकेली है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, काइटिन की बनी होती है। चलिए अगला लिखेंगे, भारतीय कवक विज्ञान के पिता, भारतीय कवक विज्ञान के पिता, भारतीय कवक विज्ञान के पिता बटलर, उनका नाम है बटलर, उनका नाम बच्चों बटलर। कौन है भाई, बटलर। तो कवक, भारतीय कवक विज्ञान के पिता बटलर हैं, बटलर, BUTTLER, बटलर। बटलर हैं, भारतीय कवक विज्ञान के पिता बटलर हैं, भारतीय कवक विज्ञान के पिता बटलर हैं। चलिए अब सभी लोग हमें ये बताइए कि कौन सा ऐसा पहला प्रतिजैविक था, एंटीबायोटिक था, जो कवक से निकाला गया। पहला कौन सा ऐसा प्रतिजैविक था, कौन सा एंटीबायोटिक था जो कवक या फंजाई से निकाला गया था। सभी बच्चे जरा फटाफट जल्दी जल्दी आंसर दें, किसने निकाला था भाई, और जो एंटीबायोटिक निकाला गया था उसका नाम क्या था। ठीक भाई, चलिए देखते हैं जरा आगे, इसको हटा रहे हैं भाई।
लिखेंगे यहाँ पे प्रथम प्रतिजैविक, प्रथम प्रतिजैविक जो कवक से निकाला गया, उसका बच्चों क्या नाम था? उसका नाम था पेनिसिलियम। क्या नाम था भाई उसका? पेनिसिलिन। ठीक भाई, क्या नाम था उसका? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। और इसको निकालने वाले भाई कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम एंटीबायोटिक निकालने वाले जो वैज्ञानिक थे भाई, उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और उसका नाम क्या था भैया? पेनिसिलिन या पेनिसिलियम। इसका पूरा नाम होता है पेनिसिलिन बोले या पेनिसिलियम बोले। ठीक है भाई। ठीक भाई, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम फ्लेमिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। बॉडीएस मिक्सचर, अच्छा कोई आज्ञा करके वो बता रहे भाई बॉडीएस मिक्सचर। भाई बॉडीएस मिक्सचर यहाँ पे कहाँ पढ़ लेंगे? बॉडीएस मिक्सचर थोड़ा निकाला गया इससे, बॉडीएस मिक्सचर तो बहुत अलग है यहाँ से। चलिए बढ़िया है। दीपक मौर्य, ठीक है भाई, बढ़िया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक भाई। पेनिसिलिन सही है। अमन कुमार रावत, बढ़िया। बाकी सभी बच्चों बिल्कुल सही है। चलो भाई आगे देखते हैं। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात से बच्चों को समझ आ गई तो ठीक है। चलिए यहाँ पे ये बात तो आपको समझ आ जाती है, इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है भाई, चलिए इसको हटा रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो कवक होता है उसकी कितनी क्लास में बांटा गया है। जो कवक होता है, जो फंजाई होती है, उसको कितनी क्लास में बांटा गया है बच्चों, तो थोड़ा देख लें। यहाँ पे अगर मैं फंगस लिखूं या फंजाई लिखूं, फंगस बच्चों इसको हम 4 क्लास में बांटेंगे। कितनी कक्षा बच्चों? 4 क्लास में। और ध्यान से समझ लें, एक क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक भाई, देखिए सर कैसे लिखेंगे इसको। 4 क्लास में बांटा जाएगा, और ध्यान से समझ लें। और चारों क्लास के आपको केवल एग्जाम्पल याद करके चलना है। पहली क्लास हम लिखेंगे, पहली क्लास जिसका नाम होगा फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। यहां मैं लिख रहा हूं फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ये नाम इसका। दूसरा नाम बच्चों होगा एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। तीसरा नाम होगा बच्चों बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। और चौथा नाम होगा, चौथा ड्यूटेरोमाइसिटीज। वो सारे बच्चों को इसका नाम भी पता होगा, याद भी होगा उनको, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 क्लास भी है, इनको 4 क्लास में डिवाइड किया गया, 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 100% भाई। बिल्कुल रेडी होगी। चलिए क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल तैयार है आने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज हो गया, उसके बाद एस्कोमाइसिटीज, उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज, उसके बाद ड्यूटेरो। बिल्कुल बिल्कुल इसकी हिंदी बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा बिल्कुल बिल्कुल हिंदी सेम है इसकी। ठीक है भाई, हिंदी बिल्कुल आप देख सकते हैं। देखो यहाँ लिखा मैंने फाइकोमाइसिटीज, इसको आप लिखेंगे एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। उसके बाद बच्चों यहाँ लिखेंगे बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ लिखेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये पूरा नाम आप लिख लीजिएगा, पूरी क्लास का नाम पूरा विधिवत। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई? यहाँ पे उदाहरण लिखते हैं हम, एग्जाम्पल को बोलते हैं उदाहरण। उदाहरण, पहला उदाहरण भाई देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? इसे लिखेंगे राम, RAM करके, राम। राम को बोलते हैं आर का मतलब होगा राइजोपस, इसे बोलेंगे बच्चों राइजोपस। राइजोपस को ऐसे लिखेंगे राइजोपस। पहला एग्जाम्पल हो गया राइजोपस। ए का मतलब होता है बच्चों एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो। ठीक है, चलिए एल्ब्यूगो। दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो। और यम का मतलब हो गया बच्चों म्यूकर, म्यूकर। तो म्यूकर को ऐसे लिख लेंगे म्यूकर। ये 3 एग्जाम्पल आप याद करके चलना भाई। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल भाई, फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। चलिए जरा यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते भाई। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या होगा? पहला एग्जाम्पल सबसे सिंपल, सबसे साधारण, जिसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं। और ईस्ट को बच्चों आप लोग बचपन से पढ़ते चले, इसको भैया क्या बोलते हैं? खमीर। क्या बोलेंगे बच्चों? खमीर, ईस्ट। दूसरा बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? पेनिसिलियम, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया है, पेनिसिलियम। ये दूसरा एग्जाम्पल आपका हो गया। ठीक भाई, पेनिसिलियम यहाँ पे हो गया, ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम। तीसरा एक नाम होता है बच्चों न्यूरोस्पोरा। इसके बिना तो पेपर बनेगा नहीं, न्यूरोस्पोरा। ये न्यूरोस्पोरा।
ये इसको आप जरूर याद करके जाइएगा, न्यूरोस्पोरा को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलियम और न्यूरोस्पोरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई। ठीक भाई, तो 3 नाम, ईस्ट, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके, मोरल्स होता है, ट्रफल्स होता है, इसी के सारे एग्जाम्पल होते हैं, मोरल्स एंड ट्रफल्स, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमें एस्कोमाइस्टिस का एग्जाम्पल बताइए जो खाने में मदद करती है, तो बच्चों मोरल्स और ट्रफल्स, उसका नाम है मोरल और ट्रफल, इसी में आते हैं, इसी में एग्जाम्पल आते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, नोट कर लें। और लास्ट में एग्जाम्पल और बता देते हैं, क्लेविसेप्स। एक नाम होता है क्लेविसेप्स, आपने पढ़ा भी होगा, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, कभी आपने पढ़ा होगा क्लेविसेप्स परप्यूरिया। इसको बोलते हैं एर्गॉट फंजाई, ERGOT, एर्गॉट कवक, एर्गॉट कवक में इसको बोलते हैं क्लेविसेप्स परप्यूरिया। और इसी से हम लोग इसी को बोलते हैं LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्लेविसेप्स का एग्जाम्पल भी किसमें आएगा, ये आएगा एस्कोमाइस्टिस में। अब आते हैं बेसिडियोमाइस्टिस में, इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे बच्चों आपको 2 एग्जाम्पल याद करना है, स्पेशली 2। पहला नाम होता है बच्चों पक्सीनिया, पक्सीनिया, पहला नाम हो गया पक्सीनिया, पक्सीनिया। दूसरा नाम होता है बच्चों अस्टिलैगो, अस्टिलैगो। पक्सीनिया इससे होता है बीमारी रस्ट होती है, पक्सीनिया से जो बीमारी होती है वो रस्ट होती है, अस्टिलैगो से अस्मट होती है। यहाँ पे 2 नाम याद कर लें, पक्सीनिया और अस्टिलैगो। और एक एग्जाम्पल इसका याद कर लें, अगैरिकस, जिसको हम लोग मशरूम के नाम से जानते हैं, अगैरिकस, जो आप खाते हो अक्सर मार्केट वाला, जिसको बोलते हैं मशरूम, मशरूम, तो इसी को बच्चों बोलते हैं अगैरिकस। ये 3 एग्जाम्पल अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल दौड़ेगा। पक्सीनिया, अस्टिलैगो और अगैरिकस, ये 3 नाम बेसिडियोमाइस्टिस के अंतर्गत आते हैं भाई। चलेगा, चलो देखो भाई, जो ईस्ट होता है पूरे कवक में, पूरे कवक में जो ये ईस्ट होता है खमीर, या एक कोशिकीय होता है, बाकी सारे बहुकोशिकीय होते हैं। दिमाग बैठा ले, जो ईस्ट होता है खमीर, या पूरे कवक में, पूरे कवक किंगडम में एक कोशिकीय होता है, यही कवक, ये खमीर, बाकी सारे सारे बहुकोशिकीय होते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद करके चलना भाई। अच्छे से बिल्कुल नोट करें। अब लास्ट वाला एक और बचा भाई, ड्यूटेरोमाइस्टिस, एक और लास्ट बचा है। थोड़ा वहाँ पे जगह कम है तो उसको मैं इधर अभी हटा के लिखूंगा। इतनी बात समझ में आती सभी बच्चों को? अगर इतनी आती है तो आप पहले नोट कर लें और इसके बाद बताएं भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। थोड़ा वीडियो को जूम करके देखिए 1080 पे, तो चीजें आपको क्लियर दिखेंगी। 1080 नहीं चलता तो 720 पर देखिए, बिल्कुल चलेगा क्लियर, और क्लियर वर्ड आपको दिखेगा। कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो बहुत खतरनाक लिखा गया हो, बिल्कुल सिंपल वर्ड में लिखा गया है। समझ में आ रहा तो आप एक बार ऐसे जरूर बताएं भाई। आगे चलते हैं। ठीक भाई, ठीक है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अच्छा चलिए भाई, ठीक है, सब तो समझ आ रहा, बढ़िया है। नेट पैक खत्म होने वाला है तो दूसरा सिम, सर ने बताया आपको कि 2 सिम रखिए, जरूरत पड़ेगा तो तीसरी वाली भी रख के रखिए, क्योंकि एग्जाम वैसे भी 2 महीने कल चुका है, 2 महीने तो ठीक है भाई। चलिए बढ़िया, धन्यवाद। हाँ भाई, एक लास्ट क्लास और बची बच्चों, जो लास्ट वाली है ड्यूटेरोमाइस्टिस, इसको मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लें। लास्ट वाली क्लास में एक बार हटा रहा हूँ सारी चीज़ों को, सारे बच्चों का वैसे हो गया है, सब बच्चे बोल रहे हैं कि नोट हो गया है, तो आप 4-5 बार इसको याद करिए, अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी भाई। कठिन नहीं है, दुनिया में केवल वर्ड कठिन है, काम नहीं कठिन है। जैसे हम बोल देते हैं कि चीज़ें कठिन है, बट कठिन होती नहीं है। जैसे आपको लगता होगा जब आप 11th में थे, जब आप 9th में थे, तो लगता होगा हाई स्कूल कैसे पास होंगे, इसलिए आपके हाई स्कूल में 87, 80, 90, 55% आए। आप इंटर सोचते कैसे पास होंगे, इंटरव्यू आपके वैसे आएंगे। तो चीज़ें केवल वर्ड कठिन है, ये शब्द केवल कठिन वर्ड बनाया गया है। चीज़ें कठिन नहीं है, सारी की सारी चीज़ें आसान है, ये समझ लीजिए भाई। एक समय जब आदमी बिल्कुल साइकिल चल रहा होगा तो सोचता हो कैसे हम आकाश में चलेंगे, लेकिन आज लोग आकाश में उड़ रहे हैं, चंद्रमा पे जाके बैठ के खाना पीना खा के सो के आ रहे हैं। चीज़ें कठिन नहीं, बिल्कुल आसान है, केवल हम उस चीज़ को कठिन बनाते हैं सोच के। आप किसी भी चीज़ को समझ लो बिल्कुल आसान है तो आसान हो जाएगी, कठिन समझ लो तो बिल्कुल छोटी चीज़ कठिन लगने लगती है। कठिन कुछ भी नहीं है, क्यों? आराम से पढ़िए, केवल मस्त होकर ये पढ़ो, ये सोच के पढ़ो कि आज हम इसको रट के ही जाएंगे, याद करके ही जाएंगे। जहाँ 4 बार आपने उसको रिपीट किया, अपने आप को गाना गाने लगेगा, रास्ते में चलते आपको याद आ जाएगा। PABD मतलब फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस, सब आपको दिमाग में चलेगा, पूरी रात दिन वही चलेगा। और जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो वही आपको रात में सपने में भी आता है, ये भी आप समझिए। जो लोग कहते हैं रात में सपना आया, तो सपने में कोई और नहीं आता, जो आप दिन भर का जो आपका एनालिसिस होता है, दिन भर घूमने का, खेलने का, पढ़ने का, वही रात में सपना बन के आता है। वो थिंकिंग एक प्रकार की सोच है आपकी। तो कुछ ऐसा करिए कि जब आप रात में सोइए तो आपको सपना आए पढ़ने का, कि आज आपने कवा पढ़ा है, फंजाई पढ़ा है तो बिल्कुल फंजाई पढ़ेंगे, वायरस पढ़ा है तो वायरस के बारे में देखिए,
जीवाणु पढ़ा, तो जीवाणु के बारे में देखिए सब ना, अच्छी चीज करिए, ठीक है भाई। चलिए तो हम लास्ट वाला देख लेते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज एक और बचा है, इसको हटा रहे हैं भाई थोड़ा। चलो बच्चों जल्दी से एक और लास्ट वाला ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। बच्चों इसके क्या क्या एग्जांपल है देखो जरा। पहला नाम बच्चों अल्टरनेरिया, पहला नाम है अल्टरनेरिया, बहुत जबरदस्त अल्टरनेरिया। दूसरा नाम होता है बच्चों ट्राइकोडर्मा, 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 अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, और एक नाम और है कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्राइकम। इसको जरूर याद कर लें, ये तीनों से आपका काम चल जाएगा भाई, ठीक है, याद कर लें, ठीक भाई। तो इसके 3 एग्जाम्पल हो गए आपके। इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको ये है ट्राइकोडर्मा, जो